हेलो एवरीवन, BND क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम जूलॉजी के टॉपिक को लेते हैं, आपको पता है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम पे। तो आइए इकाइनोडर्मेटा फाइलम को जानते हैं। इकाइनोडर्मेटा 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 में जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि आपने जब फाइलम स्टार्ट किए थे तो फाइलम स्टार्ट करने से पहले हमने सभी फाइलम्स को एक चार्ट के थ्रू देखा था। वो चार्ट याद होना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो यहाँ पर एक नई दिशा की तरफ जाएंगे हम उस चार्ट में। तो देखिए किधर चलते हैं, पहले बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा को देखें तो इसमें दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। एक इकाइनस, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मीन्स कांटेदार। स्पाइन को कांटे जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। स्पाइन का मतलब कांटे होता है। और दूसरा जो वर्ड इसमें दिखाई देता है वो है डर्मेटा। और डर्मेटा, डर्मा मीन्स स्किन। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर हम डर्मा से भी काम चला सकते हैं। डर्मा मीन्स स्किन। तो क्या हो गया ये? इसका मतलब हो गया कांटेदार त्वचा। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कांटेदार त्वचा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया क्या, कि कांटेदार त्वचा निम्न में से किस संघ के जीवों में होती है, पाई जाती है या मिलती है? तो इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा, अगर उस चार्ट में जाते हैं हम तो उस चार्ट में आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हम देह गुहा के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। फिर यूसिलोमेट को दो भागों में बांटते हैं हम, एक एंटेरोसिलोमेट और एक साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में तीन फाइलम्स को हमने रख रखा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा। ये तीनों फाइलम हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ हम चलते हैं उस चार्ट में। आप देखिएगा जूलॉजी का जो फर्स्ट वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा वो चार्ट। तो एक तरफ तो क्या है, साइजोसिलोमेट, और एक तरफ है एंटेरोसिलोमेट। आंत्रगुह्य प्राणी इसी आधार पर इन्हें कहते हैं। और उसमें हमने इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा जैसे संघ को रख रखा है। बस आपको वो चीज़ याद रखनी है। और ये सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोमिया, या मैं कहूँ ये ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स होते हैं। ये कौन होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स? ये मैंने आपको बता रखा है कि वे प्राणी जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, एनस का फॉर्मेशन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोमिया। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, बाकी तो कॉमन फीचर्स हैं। देखिए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यह बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। अब देखिए ये बहुत सामान्य कैरेक्टर है, यह बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, यह त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। अब त्रिस्तरीय का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले के वीडियोस में मैंने बार बार आपको ये बताया है कि त्रिस्तरीय प्राणी कौन होते हैं। यह त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, इनकी लार्वा अवस्था
द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित द्विपार्श्व सममित तथा वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था वयस्क अवस्था को आप यहां पर अरीय सममित भी लिख सकते हैं या पंचतई अरीय सममित भी लिख सकते हैं। आपको दोनों शब्द देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली कुछ जगह पंचतई अरीय सममित देखने को मिलेगा या अरीय सममित, केवल अरीय सममित देखने को मिलेगा। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। वो इसलिए याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा में आने से बाद में या आने के बाद हमने पहला ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखा है जो प्रश्न बनने लायक है कि नॉर्मली आ जाए कि लार्वा अवस्था में किस प्रकार का या किस प्रकार की सम्मिति मिलती है, वयस्क अवस्था में किस प्रकार की सम्मिति मिलती है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एक ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने का जो चांस बनता है वो वयस्क अवस्था में बनता है। वयस्क अवस्था में इसलिए बनता है क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पूरा चार्ट पढ़ रखा है, उसे याद है, तो इतना सा वो बिना पढ़े भी रिकॉल करवा लेगा अपने दिमाग में कि इकाइनोडर्मेटा उस चार्ट में किस लोकेशन पे है। तो लोकेशन जैसे याद आएगी ना, तो उसे याद आएगा कि ये आगे का पूरा क्लासिफिकेशन जो उस चार्ट में दे रखा है वो बाइलेट्रिया में है, द्विपार्श्व सम्मिति में। तो इस आधार पर वो द्विपार्श्व सम्मिति को मानकर ही चलेगा। लेकिन एग्जामिनर या पेपर सेटर क्या करेगा, प्रश्न पूछते वक्त लिखेगा कि या तो किसी एनिमल का नाम लिख सकता है या यूं लिखा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेट्स की वयस्क अवस्था में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेट्स जैसे लिखेगा तो हमारे दिमाग में द्विपार्श्व सम्मिति आएगा। लेकिन जो यूनिक लक्षण है या यूनिक कैरेक्टर है वो मैंने आपको बताया। वयस्क अवस्था में पंचतई अरीय सम्मिति, पंचतई अरीय सम्मिति, पंचतई अरीय सम्मिति, पंचतई अरीय सम्मिति पाई जाती है। तो पहला इकाइनोडर्मेटा का पहला ऐसा कैरेक्टर जो हमें वास्तविकता में याद में रखना है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई है नहीं। देखिए, अगर आप रेगुलर तरीके से वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इससे पहले के जितने भी कैरेक्टर हमने लिखे हैं वो वास्तविकता में बहुत कॉमन कैरेक्टर हैं, और अगर हमें बड़े ध्यान से हम पढ़ रहे हैं ना तो इन्हें बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऐसा कैरेक्टर है जो हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने लिखा है कि इनकी त्वचा कैसी होती है, कांटेदार होती है, पहले ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट, यह एंटेरोसील, एंटेरोसील ये वास्तविक देह गुहा का ही प्रकार है, इसे आंत्रगुहीय बोलते हैं। एंटेरोसील तथा ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स प्राणी होते हैं। ये कैरेक्टर सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर ये शब्द अगर आ जाए एंटेरोसील तो आपको याद रहे कि एंटेरोसील कहाँ है। ये तीनों आगे जो भी पढ़ेंगे हम, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये एंटेरोसील ही है, आंत्रगुहीय प्राणी है। ड्यूटेरोस्टोम्स प्राणी होते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स मैंने बता रखा है। प्रोटोस्टोमिया तो कौन, जिनमें ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है, और ड्यूटेरोस्टोम्स कौन, जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। ऐसा हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये शब्द इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहाँ पर डेफिनेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी बता रखा है, और मैं बार बार इस चीज़ पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं जोर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने आज पहली बार किस में एंट्री की है, एंटेरोसिलोमेट में एंट्री की है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चीज़ पे आप याद या फोकस कीजिएगा, याद कीजिएगा कि ये एंटेरोसील हैं और ये ड्यूटेरोस्टोम्स है। अभी तक प्रोटोस्टोम्स ही पढ़े हमने सारे, और ये चीज़ मैंने आपको प्रारंभिक वीडियो में भी बता रखी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो बात आती है वो क्या आती है कि इनमें सिर का अभाव होता है, इनमें सिर का अभाव होता है, इनमें सिर का अभाव होता है, ये याद रखिएगा। इनमें क्या होता है? सिर का अभाव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनमें कैल्सीकृत इनमें कैल्सीकृत प्लेटों से निर्मित मीजोडर्मल बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? कैल्सीकृत प्लेट, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो कैल्सीकृत प्लेटें जो होती हैं, यहां पर इनमें कुछ सुरक्षात्मक संरचनाएं पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। जो कंटक हो सकती हैं, पेडिसिलेरी हो सकती है। क्या हो सकती है? कंटक या पेडिसिलेरी। क्या हो सकती हैं? कंटक या पेडिसिलेरी। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या यहां पर सुरक्षात्मक संरचना कंटक तथा पेडिसिलेरी, क्या? पेडिसिलेरी पाई जाती है। पेडिसिलेरी पाई जाती है। देखिए, ये कंटक या पेडिसिलेरी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। हमने पहले लिखा, या हम जानते हैं, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, पीछे वाली स्लाइड में मेंशन कर सकते हैं अगर जगह तो। ये हैं अधिकांशतः ये हैं समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। देखिए, अगर ये मतलब ये कैरेक्टर इसलिए लिख रहा हूं मैं कि जो हम कंटक या पेडिसिलेरी की बात कर रहे हैं ना, वो इसी से संबंधित है। क्यों संबंधित है? कि जब ये समुद्री जीव हैं तो ये गहराई में, बॉटम में रहते हैं, तो वहां पर कुछ जगह कीचड़ भी होता है। तो पेडिसिलेरी और कंटक वो संरचनाएं हैं जो कीचड़ को साफ करने का काम करती हैं। इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से ये बनी होती हैं। कौन? पेडिसिलेरी और कंटक। वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि पेडिसिलेरी, कंटक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पेडिसिलेरी है। कि पेडिसिलेरी है सुरक्षात्मक दृष्टि से जुड़ी हुई संरचना या सुरक्षात्मक संरचना, तो हमें इसका नाम और इसका काम याद होना चाहिए कि पेडिसिलेरी क्या है? एक सुरक्षात्मक संरचना है। आगे चलते हैं। देखिए, इकाइनोडर्मेट्स में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र से मतलब क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जो कि इस संघ का
जो कि इस संघ का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है ये? एक विशिष्ट लक्षण है। कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम विशिष्ट लक्षण है। देखिए, आगे जब हम हायर स्टडीज पढ़ते हैं या हायर स्टडीज करते हैं तो उसमें आपको इसमें भी गहराई में देखने को मिलेगा कि जो जल संवहन तंत्र होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लियर है? लेकिन फिलहाल हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और ये इनका क्या है? एक यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है। इसलिए याद रखिएगा कि जल संवहन तंत्र किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है? जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेट्स संघ के प्राणियों में पाया जाता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और यह भोजन को पकड़ने, गमन, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक है। किसमें सहायक है? उत्सर्जन में सहायक है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सर इसमें जितनी भी मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। बिल्कुल इसी के थ्रू होती है। हम जितने भी सिस्टम्स अगर आगे हम देखेंगे तो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी भी नहीं। इसलिए आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला और लिखा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट फाइलम या इकाइनोडर्मेट्स। क्लियर है? तो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है तो मैं लिख सकता हूं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हम जल संवहन तंत्र लिख देते हैं। जल संवहन तंत्र पर एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है और ये छिद्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही छिद्र है जहां से प्रवेश किया जाता है। एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे मैड्रिपोराइट कहते हैं, जिसे मैड्रिपोराइट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मैड्रिपोराइट। तो हमारे काम का वर्ड क्या हो गया? मैड्रिपोराइट। देखिए, मैं डेली आपसे एक ही चीज कहता हूं कि क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, मानवीय प्रक्रिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि हमें कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इकाइनोडर्मेट संघ के आप कुछ लक्षण लिखिए या महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए, कोई नहीं कहेगा। हमें एक कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसे क्रैक करने के लिए हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। इसीलिए मैं डेली आपसे जब भी कोई फाइलम पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल जूलॉजी के वीडियोस में, तो मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि आप वर्ड पे फोकस करिए। ये वर्ड आपको खुद ब खुद हमें हमारे लेवल पे हमें इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि ये यूनिक है, ये याद करने लायक है, ये हमारे जहन में दिमाग में फिट होने वाली बात है और होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। देखिए, तो मैड्रिपोराइट फिर से एक वर्ड आ गया। अब मैड्रिपोराइट किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैड्रिपोराइट का संबंध है, मैड्रिपोराइट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और मैड्रिपोराइट में क्या है, ये किस संघ से संबंधित हैं, व्हाटएवर जो भी पूछा जाए हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो मैड्रिपोराइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे पाया जाने वाला एक छिद्र है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इनके शरीर पर मुखीय तथा अपमुखीय सतह पाई जाती है। अपमुखीय सतह पाई जाती है, सतह पाई जाती है। नेक्स्ट, इनमें
श्वसन गिल्स द्वारा, और गिल्स में भी स्पेशली मैं आपको बताऊं स्टारफिश, तारा मछली या सितारा मछली जिसे कहते हैं, गिल्स द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। देखिए हमने ऊपर लिखा है बिल्कुल बेशक, हमने क्या लिखा है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और मैक्सिमम जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो उसी के द्वारा कंप्लीट करवा ली जाती। फिर भी कुछ स्पेशल बातें हैं वो मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूं। आगे चलते हैं। श्वसन हो गया, उत्सर्जन देखते हैं। उत्सर्जन, इनमें उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा होता है। तो ये उत्सर्जन भी हो गया। और उत्सर्जन में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस रूप में बाहर निकलते हैं? देखिए एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव है, तो मैंने आपको एक छोटा सा बता रखा है कि मोस्टली क्या होता है, ये जितने भी होते हैं ये अमोनिया के फॉर्मेट में ही बाहर निकलते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। तो ये उत्सर्जन हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग, संवेदी अंग कम विकसित होते हैं, कम विकसित या अल्प विकसित होते हैं। कम विकसित होते हैं। ये मैंने क्यों कहा? देखिए आपको प्रारंभिक स्लाइड्स में ही मैंने बता दिया कि इनमें सिरका अभाव होता है तो ब्रेन भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में नर्वस सिस्टम जो मिलता है वो प्रेजेंट तो है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसलिए हमने लिखा कि ये क्या हो, कम विकसित है। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुले प्रकार का। कैसा होता है? खुले प्रकार का। ठीक है, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है सिंपल सा, हीमल परिसंचरण, वो एक ही बात है, या रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र हो गया, संवेदी अंग हो गए, गमन करवा दिया आपको। अब बात करते हैं जनन की। देखिए ये हैं मुख्यतः कैसे होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। एक लिंगी जीव होते हैं। नेक्स्ट, परिवर्धन की बात करते हैं। इनमें मुख्यतः अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें बाइपिन्नेरिया, बाइपिन्नेरिया, ओरिक्युलेरिया, ओरिक्युलेरिया
खुलेरिया, लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हालांकि आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तब और देख लेंगे, लेकिन फिर भी हमें बाइपिन्नेरिया पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में, और दूसरा है ऑरिकुलेरिया। तो आप ये दोनों लार्वा अवस्थाओं के नाम याद रखेंगे। अब एक बार इसके जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए इकाइनोडर्मिट्स, दो शब्द हमें दिखाई देते हैं, एक इकाइनस जिसका मतलब है स्पाइनी कांटे, और डर्मा का मतलब स्किन, त्वचा। इकाइनोडर्मिट्स में कौन होते हैं? ऐसे प्राणी जिनकी त्वचा कैसी होती है? कांटेदार त्वचा होती है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इकाइनोडर्मिटा जो शब्द है ना, ये शब्द दिया था जैकब क्लीन ने। किसने दिया था? जैकब क्लीन ने। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणी है, त्रिस्तरीय है, बहुत कॉमन कैरेक्टर है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि देखिए अगर आप फाइलम पढ़ना सीख चुके हैं तो आपको कैरेक्टर फाइंड आउट करना अच्छे तरीके से आ गया कि कौन सा कैरेक्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सम्मिति में। सम्मिति इंपॉर्टेंट है, क्यों? वयस्क में कैसी मिल रही है? पंचतैयरीय सम्मिति या अरीय सम्मिति, जबकि लार्वा में बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्व सम्मिति। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। वास्तविक देगुआ पाई जाती है, समुद्री जीव होते हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एंटेरोसील तथा ड्यूटेरोस्टोम से इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये मैं चार्ट में बता चुका हूँ। लेकिन पहली बार हमने चार्ट के उस सेक्शन में एंट्री की है जो किस में है? जो एंटेरोसिलोमेट्स में है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ पर ये वर्ड आपको याद रखना है। ड्यूटेरोस्टोम से मैं बता चुका हूँ कि ब्लास्टोकोर्सेनस का निर्माण होता है, प्रारंभिक वीडियोस में बता रखे हैं, लेकिन पहला ऐसा फाइलम है जहाँ पर ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला है। उस चार्ट में पढ़ा था या आज पढ़ रहे हैं? क्लियर है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सिर का अभाव होता है, ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर का अभाव होगा तो तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग जो हैं वो स्वतः ही अल्प विकसित हो जाएंगे, पूर्णतः तो अनुपस्थित नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कैल्सीकृत प्लेटों से निर्मित मीजोडर्मल बाह्य कंकाल होता है, और यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से इसमें कंटक और पेडिसलेरी पाई जाती है। मैंने पहले ही स्टार लगा दिया है, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया है कि याद रखिएगा पेडिसलेरी क्या है और इसका काम भी क्या होता है, मैंने बता दिया। जलीय जीव हैं, तो जब ये कीचड़ में रहते हैं तो या तो ये खुलकर या बंद होकर शरीर से कीचड़ को साफ करने का काम करते हैं। तो आप इतना सा याद रखिए कि पेडिसलेरी और कंटक क्या हैं? एक सुरक्षात्मक संरचनाएं हैं जो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। इकाइनोडर्मेट्स में जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र, या इसे एम्ब्रुलेकल भी बोल सकता हूं मैं। ये ऐसा कैरेक्टर है जो इकाइनोडर्मेट्स में देखने को मिलता है। हायर स्टडीज़ में हमें इसके भी प्रकार देखने को मिलेंगे, लगभग 3 प्रकार होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही वो सिस्टम है जो बहुत सारे क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, गमन है, भोजन को पकड़ना है, इन सब में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम की इतनी इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं। भोजन को, ये लिख दिया हमने, भोजन को पकड़ने में एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। जल संवहन तंत्र में एक छिद्र पाया जाता है जिसे मेड्रोपोराइट कहते हैं, और ये मेड्रोपोराइट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इसीलिए मैंने पहले ही इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया कि मेड्रीपोराइट जैसी संरचना एक यूनिक वर्ड है, हमें पता होना चाहिए, इकाइनोडर्मेट से संबंधित है। और ये वो है, ये ओपनिंग पोर है, ये ऊपर खुलने वाला छिद्र है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पर पाया जाता है। आगे देखते हैं। शरीर के, इनके शरीर पर मुख्य तथा अपमुख्य 2 सतह पाई जाती हैं श्वसन गिल्स के द्वारा, स्पेशली स्टारफिश। उत्सर्जन सामान्य सतह के द्वारा होता है। जलीय जीव हैं तो जितने भी अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाले जाएंगे। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग अल्प विकसित या कम विकसित होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, मुख्यतः एकलिंगी जीव होते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, और इनमें जो लार्वावस्था है वो बाइपिन्नेरिया है और ऑरिकुलेरिया है।
ये दोनों लार्वा अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बाइपिन्नेरिया पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इस बात को। अब हम आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में या उपसंगों में बांटा गया है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको पूरे के पूरे फाइलम में सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स, सब फाइलम्स और क्लास ये याद करने। आप इस तरह से मन में ये मत सोचिएगा कि आज से पहले पूछे नहीं गए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि सिलेबस को उठा के देखिए, उसमें लिख रखा है क्लासिफिकेशन में अप टू क्लास लेवल, यानी कि आगे पढ़े या ना पढ़े लेकिन वर्ग तक के स्तर तक का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी, पीछे जो पढ़ा है पीछे की स्लाइड तक इकाइनोडर्मेट्स को पूरा किया जा सकता था, लेकिन अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है तो हमारे 4 नंबर आते हैं, पता है आपको। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को किस में बांटा गया है? 3 उपसंघ में, यानी कि सब फाइलम में। और मैंने आपको बार बार बोला है ये कि हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि फाइलम है तो आगे क्लास ही होगी, और मैंने आपको बताया था कि सब फाइलम और सुपर फाइलम, या मैं कहूँ सुपर क्लास, क्लास और सब क्लास में क्या डिफरेंस है ये बता चुका हूँ। देखिए, तो पहला जो सब फाइलम आता है वो फाइलम है इकाइनोजोआ, और दूसरा है क्राइनोजोआ, और तीसरा जो सब फाइलम है वो है एस्टीरोजोआ। इस प्रकार से 3 सब फाइलम इकाइनोडर्मेट्स में हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? इकाइनोजोआ, क्राइनोजोआ, एस्टीरोजोआ। कौन कौन से? इकाइनोजोआ, क्राइनोजोआ, एस्टीरोजोआ। आई रिपीट अगेन, इकाइनोजोआ, एस्टीरोजोआ और क्राइनोजोआ। ये 3 सब फाइलम हमें याद होने चाहिए, और इन 3 सब फाइलम्स को आगे 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। वो 5 वर्ग किस तरह से हैं देखते हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं किसकी? इकाइनोजोआ की। इकाइनोजोआ में 2 वर्गों को रखा गया है। ये क्या है? क्लास है। ये क्या है? क्लास। क्लास वर्ग है। वर्ग 1 होलोथुरोइडिया और वर्ग 2 इकाइनोइडिया। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इकाइनोजोआ की बात करते हैं। इकाइनोजोआ में 2 जो क्लासेस हैं, उन 2 क्लासेस में क्या क्या है? तो इकाइनोजोआ में 2 क्लास हैं, पहली होलोथुरोइडिया और दूसरी इकाइनोइडिया। होलोथुरोइडिया को देखें तो देखिए, बार बार ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। मैं 2 बिंदुओं पर आपके लिए मार्क लगाऊंगा, वो 2 बिंदु आपको याद होने चाहिए बस। देखिए, शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, खीरे के समान होता है, भुजाएं अनुपस्थित होती है, अवस्कर वक्ष द्वारा श्वसन होता है। ये सारी बातें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आपको 2 शब्द क्या क्या याद रखने हैं? पहली बात, पहला तो आपको इसको लार्वा स्टेज याद रखनी है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस लेवल तक प्रश्न बनना संभव नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि इकाइनोजोआ उपसंघ के होलोथुरोइडिया वर्ग में कौन सी लार्वावस्था पाई जाती है। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन भावनाओं के आधार पर हम पढ़ाई को सेट नहीं कर सकते। हमें इस लेवल तक एक बार समझना पड़ेगा कि क्या ओरिकुलेरिया वो लार्वा अवस्था है जो इकाइनोजोआ उपसंघ की होलोथुरोइडिया क्लास का है या इसमें मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखिए, कुकुमेरिया जिसे समुद्री खीरा कहते हैं, और होलोथुरिया इसे भी समुद्री खीरा कहते हैं। और ऊपर हमने लिख भी रखा है कि इकाइनोजोआ की होलोथुरोइडिया क्लास के जितने मेंबर होते हैं उन्हें सामान्यतः समुद्री खीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खीरे के समान। अगर लिख नहीं रखा तो आप मान के चलिए इन्हें समुद्री खीरा कहा जाता है। ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप बिल्कुल कुकुम्बर की तरह होती है। देखिए, मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूं। ये देखिए, ये बिल्कुल खीरे की तरह दिखाई दे रहा है। ये खीरा तो सबने खाया ही है, तो ये सी कुकुम्बर है। क्लियर है? तो सी कुकुम्बर पूछने लायक प्रश्न है, स्टैंडर्ड है, पूछा जा सकता है समुद्री खीरे का संबंध किससे है, चाहे वो क्लास से हो, उपसंघ से हो या संघ से हो। तो ये कौन है? समुद्री खीरा।
तो ये आपके लिए हो गया समुद्री खीरा। ठीक है, अब इकाइनोजोआ की दूसरी क्लास को देखते हैं, हम दूसरे वर्ग को देखते हैं। दूसरा वर्ग है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया को देखते हैं तो इनका शरीर गोलाकार है, चपटा है, भुजाएं अनुपस्थित हैं। ये कोई भी काम की चीज नहीं है, सिर्फ एक वर्ड हमें याद रखना है, और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है अरस्तु की लालटेन युक्त। अब ये अरस्तु की लालटेन क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, अरस्तु की जो बुक है, उस बुक में इसका वर्णन देखने को मिलता है, वहीं से ये आम बोलचाल की भाषा में या जीव विज्ञान की पुस्तकों में देखने को मिला। एक्चुअली एक लालटेन होती थी, और लालटेन के चारों तरफ 5 स्ट्रक्चर्स होती थी बेलनाकार। एक्चुअली वो हॉर्न्स यानी कि सींग हुआ करते थे, और बीच में कैंडल हुआ करती थी, और वो लालटेन थी उस समय। तो जितने भी ये एनिमल्स थे, मेंबर थे, इनमें इसी प्रकार की स्ट्रक्चर, ओपनिंग, माउथ ओपनिंग ऐसी ही थी लालटेन की तरह की, इसलिए उस समय इसको बोल दिएगा लालटेन। और बताया किसने? अरस्तु ने। दैट्स वाई इसका पूरा नाम क्या हो गया कि अरस्तु की लालटेन है। ये सारा काम इधर से ही होता है, इस ओपनिंग के, क्योंकि आपको पता है हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ओपनिंग मैड्री पोराइट, ओपनिंग पोर मैंने आपको छिद्र बताया है। तो ये सारा काम उधर से ही करते हैं। तो लुक लाइक, मैंने हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि 5 दांतों, मुख 5 दांतों युक्त। मुख कैसा है? 5 दांतों युक्त। तो 5 दांत हैं, बीच में ओपनिंग है, और मैंने बोला कि लालटेन का पैटर्न ऐसे ही हुआ करता था उस समय, इसलिए इसे बोला गया अरस्तु की लालटेन। क्लियर है? वैसे ये कोई हमारे नॉलेज की बात नहीं है, लेकिन सामान्य अगर आपको लगे कि अरस्तु की लालटेन क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैंने आपको बताया। और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा हमारे लिए कि इकाइनस या समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन, इसी को बोला जाता है। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, अरस्तु की लालटेन किसे कहा जाता है? सी अर्चिन को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। याद रखिएगा बात को, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो लार्वा अवस्था होती है वो होती है इकाइनोप्लूटियस। कौन सी होती है? इकाइनोप्लूटियस। देखिए, इधर लार्वा अवस्था ओरिक्युलेरिया, इधर लार्वा अवस्था ओरिक्युलेरिया। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं ओरिक्युलेरिया और बाइपिनेरिया जो अभी आगे आएगी? क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं, अभी तक पूछे जा चुके हैं। अरस्तु की लालटेन पूछी जा चुकी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इकाइनोडर्मेटा की पहला सब फाइलम या उपसंग इकाइनोजोआ कंप्लीट होता है, जिसमें 2 क्लासेस को शामिल किया गया है, होलोथुरोइडिया और इकाइनोइडिया। दूसरी उपसंग की बात करते हैं क्राइनोजोआ की, जिसमें केवल और केवल एक क्लास को सम्मिलित किया गया है, और वह है क्रीनोइडिया। कौन सी क्लास है वो? क्रीनोइडिया। देखिए, ये सारी क्लासेस हैं, ऊपर के सारे सब फाइलम हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस क्री या क्राइनोइडिया को देख लेते हैं। शरीर स्थानबद्ध होता है, भुजाएं अत्यंत शाखित व लंबी, कंटक पेडिसलेरी अनुपस्थित होती हैं, पेडिसलेरी अनुपस्थित होती हैं, पेडिसलेरी अनुपस्थित होती हैं। पेडिसलेरी मैंने आपको बार बार बोला कि पेडिसलेरी क्या है। पेडिसलेरी मैंने आपको बताया था अभी अभी कि इसमें क्या पाया जाता है? जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्सीकृत प्लेटों का बना होता है, और ये कैल्सीकृत प्लेटें होती हैं, इन पर ये सुरक्षात्मक संरचना पाई जाती है। लेकिन यहां पर एब्सेंट है पेडिसलेरी, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर फोकस कीजिए। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आता है एंटीडोन, समुद्री लिली। वाटर लिली देखिए आपने, जल कुमुदनी जिसे बोलते हैं, बोटनी के में देखा होगा आपने। क्लियर है? प्लांट आता है, इसकी स्ट्रक्चर उसी की तरह होती है, इसलिए इसे बोला सी लिली, समुद्री लिली। देखिए कैसी होती है। ये समुद्री लिली है, ये वाटर लिली है। इसमें एक एग्जांपल और था, सी अर्चिन। सी अर्चिन आपके लिए ये है सी अर्चिन, याद रखिएगा। और ये वाटर लिली है, वो समुद्री लिली है, सी लिली या समुद्री लिली। देखिए, अगर आप वाटर लिली का प्लांट देखेंगे ना तो इसी तरीके का दिखेगा, बिल्कुल ब्रांचेस, शाखाएं इसी तरह से फैली हुई दिखेंगी। तो इट इज लुक लाइक वाटर लिली, दैट्स व्हाई इट नेम इज सी लिली, समुद्री लिली। क्लियर है?
क्राइनोजोआ की एक क्लास जो आपको पता चल गई कि जिसमें वाटर लिली को शामिल किया जाता है, या सी लिली को शामिल किया जाता है, नॉट वाटर लिली, सी लिली, जिसे एंटेडोन भी कहते हैं। अब सबसे लास्ट सब फाइलम आता है हमारा कौन सा, एस्टीरोजोआ, और एस्टीरोजोआ में 2 वर्गों को शामिल किया गया है, और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एस्टीरोइडिया और ओफियूरोइडिया। अब एस्टीरोइडिया को देखते हैं। एस्टीरोइडिया क्लास जो है वो तारे के समान होती है, इनकी स्ट्रक्चर तारे के समान होती है, 5 छोटी और मोटी भुजाओं युक्त तो होती हैं, भुजाएं छोटी व अशाखित होती हैं। अब बार बार भुजाएं आ रही हैं और वो भी 5, तो इसका एग्जाम्पल आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा, तारा मछली, स्टारफिश, एस्टेरियास। क्लियर है? देख लीजिए, ये ऐसा डायग्राम है, ये ऐसा मेंबर है जो आप छोटे क्लासेस से देखते आते हैं। स्टारफिश आपके सामने है, तारा मछली, ये कौन है, तारा मछली, तारा मछली। देखिए ये वो डायग्राम है जो सामान्यतः, अगर मान लीजिए 11th में या किसी और क्लास में अगर आप ये फाइलम भी पढ़ते हैं ना, तो इनमें 5 डायग्राम को अगर हम देखते हैं, तो जैसे तारा मछली है, समुद्री खीरा है, ये 2 डायग्राम तो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे लास्ट क्लास आती है ओफियूरोइडिया। ये भी शरीर चपटा तारे के समान होती हैं, भुजाएं पतली लंबी संधियुक्त होती हैं जो आसानी से टूट जाती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है भंगुर। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, इसीलिए इन्हें ब्रिटल स्टार कहा जाता है। देखिए ये आ गया भंगुर तारा, ब्रिटल स्टार। किसका नाम है, ओफियोथ्रिक्स का नाम है, और ओफियूरा का नाम है भंगुर तारा। मतलब ये सारे के सारे किस तरह के होते हैं, ब्रिटल स्टार, आसानी से टूट जाते हैं। ये कोई आम कैरेक्टर नहीं है। अभी मैं आपको 2-3 कुछ स्पेशल वर्ड विच आर रिलेटेड टू इकाइनोडर्मेट फाइलम या इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स वो बताऊंगा, वो देखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। वो भंगुर या ब्रिटल जैसे वर्ड को डिफाइन करेंगे। अब ये ब्रिटल स्टार कहाँ है, ये देखिए, ये है भंगुर तारा या ब्रिटल स्टार। तो इस तरह से हमने इकाइनोडर्मेट फाइलम की 3 सब फाइलम की 5 क्लासेस के बारे में जाना, और 5 क्लासेस कौन सी हैं वो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि आप 2 बातें याद कर लीजिए। एक तो लार्वा अवस्था, जो मैंने बोला ये बाइपिनेरिया है, ये वाला प्रश्न, बाइपिनेरिया और ओरिकुलेरिया, ये 2 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक इकाइनोप्टिलेटस और दूसरा डोलियोलेरिया और ओफियोप्लूटियस। ये 2 ऐसे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये पूछे जाएंगे। आप हमेशा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन वो लार्वा अवस्था जो उच्च माध्यमिक स्तर की पुस्तक में मेंशन्ड है, लिखी हुई है, आप अगर हम इन्हें देखेंगे तो इतना डीपली हमें इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस के नाम मिल जाएंगे, इनके मेंबर मिल जाएंगे, सदस्यों के नाम मिल जाएंगे, लार्वा अवस्था इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम इनके यूनिक कैरेक्टर्स को लिखते हैं, जैसा कि हमने लिखा भी, तो हमने भी, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने भी बाइपिनेरिया और ओरिकुलेरा जैसी लार्वा अवस्थाओं के नाम उन सामान्य लक्षणों में मेंशन कर रखे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप इनका नाम याद करें, दैट्स गुड। लेकिन बाइपिनेरिया और ओरिकुलेरिया किससे रिलेटेड हैं, ये आपको 101% ध्यान होना चाहिए कि ये इकाइनोडर्मेट से रिलेटेड है। क्लियर है? बाकी की 3 बचती हैं, इकाइनोप्टिलेटस, डोलियोलेरिया और ओफियोप्लूटियस, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अगर हम चाहें तो पीछे लिख भी सकते हैं या आगे देखने को मिल जाएंगे हमें। ये डायग्राम्स हमने देख लिए। देखिए, कंटक और पेडिसिलरी, ये मैंने आपको सामान्य लक्षण लिखते वक्त बता दिया था कि इनका जो मीजोडर्मल बाह्य कंकाल होता है उनमें सुरक्षात्मक संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कंटक और पेडिसिलरी कहते हैं। तो पहला वर्ड खत्म। दूसरा वर्ड आता है एम्ब्रुलेकन। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसे एम्ब्रुलेकर वाटर सिस्टम भी बोला जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। सिर्फ वर्ड की इंपॉर्टेंस के आधार पर मैंने आपको बताया, ये भी पीछे बता रखा है, एम्ब्रुलेकल। क्लियर? मैड्रीपोराइट बता दिया आपको, मैड्रीपोराइट आपको बता दिया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो ओपनिंग पोर होता है
जो खुलने वाला छिद्र होता है दैट इज मैड्रिपोराइट। क्लियर? दो वर्ड आते हैं, ओटोटोमी और इवेसरेशन। ओटोटोमी क्या होता है? ओटोटोमी होता है जब कोई इकाइनोडर्मेट एनिमल सुरक्षात्मक कारणों से अपनी भुजा का त्याग कर देता है तो उसे बोला जाता है ओटोटोमी। तो लिख देते हैं, जब प्राणी द्वारा सुरक्षात्मक कारणों से भुजा का त्याग किया जाता है, त्याग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ओटोटोमी। अब दूसरा वर्ड है इविसरेशन। ये इसी से काफी समान है। किस तरह से है देखिए, जब या मैं कहूं भय या डर की स्थिति में जीव द्वारा अंतरंगों को बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इविसरेशन। उसे क्या कहते हैं? इविसरेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए दोनों के दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। इविसरेशन का संबंध है किससे? इकाइनोडर्मेट एनिमल से। ओटोटोमी का संबंध है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे लेजर्ड होती है, छिपकली होती है, अगर उस पर अटैक होता है तो वो क्या करती है? अपनी पूंछ का त्याग कर देती है। क्या कर देती है? पूंछ का त्याग कर देती है। ऐसी ही स्थिति में ओटोटोमी देखने को मिलती है, और इससे भी थोड़ी खतरनाक वाली स्थिति होती है तो उसे इविसरेशन कहते हैं। तो एक बात और होगी कि इकाइनोडर्मेट्स में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। आप चाहें तो इसको भी पीछे मेंशन कर सकते हैं। बाइपिनेरिया है, यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि इन प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इन प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेट्स एनिमल। तो इस प्रकार से हमने इकाइनोडर्मेटा फाइलम को पूरा देखा, और कुल मिला के पूरे फाइलम में 5 to 7 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं, हमें हर हालत में याद होने चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आप पढ़िए, देखिए, बार बार देखिए वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं चैट के थ्रू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।